हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को और आप लोग जो क्लास के अंदर बैठे हैं, सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ चैप्टर्स, कुछ प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट के, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो आपका डील करता है सेक्शन 31 से लेके 38 तक। और इसका टाइटल है चैप्टर का इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं और पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के साथ राइट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल ड्यूटीज़, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, तो बेसिकली इनकमिंग पार्टनर वो होता है जो कोई एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म होती है, पहले से कोई कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म, और उसके अंदर अगर कोई नया पार्टनर एंटर करता है, नया पार्टनर उस फर्म के अंदर एंटर करता है, उसका पार्टनर बनता है, पार्टनरशिप में एंटर करता है, तो वो कहलाता है आपका इनकमिंग पार्टनर। यानी कि नया पार्टनर जो फर्म के अंदर आया है, फर्म के साथ जुड़ा है। और आउटगोइंग पार्टनर बेसिकली ऐसा पार्टनर जो ऑलरेडी फर्म के अंदर पार्टनर था, एग्जिस्टिंग उसकी पार्टनरशिप थी फर्म के साथ और दूसरे पार्टनर्स के साथ, और अब किसी रीजन की वजह से वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया है या जा रहा है। क्लियर? समझ आया आपको इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर के अंदर? तो देखिए, आपका सेक्शन नंबर 31 जो है वो डील करता है बेसिकली इनकमिंग पार्टनर से। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। इंट्रोडक्शन यानी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर या दूसरे पार्टनर्स के साथ किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरीके से उसका एडमिशन कराया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, किस तरीके से उसको एक फर्म का पार्टनर बनाया जाता है। तो देखिए, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आपको इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नए पर्सन को, नए पार्टनर को किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करना है, उस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बनना है, पार्टनर बनना है, तो ये जरूरी है कि उसको पार्टनरशिप के अंदर एंटर करवाने के लिए जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उस फर्म के, उनकी कंसेंट मिलनी चाहिए। मतलब जैसे हम फिर से वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी करते आए हैं। ए, बी और सी, इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप करी और इन्होंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। आपको एग्जांपल याद होगा, मैंने आपको बताया था ए चाय अच्छी बनाता था, बी स्नैक्स अच्छे बनाता था और सी के पास कैपिटल या फिर वो जगह थी जहां पे उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। तो इन तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी। अब मान लीजिए एक पर्सन आता है डी, वो डी पर्सन कहता है कि मैं किसी और चीज के अंदर अच्छा हूं, जो चीज अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में स्टार्ट करूंगा, वहां पे अगर वो चीज लाऊंगा तो आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, सारी चीज बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये डी आके कहता है कि मैं जो शेक होते हैं, शेक्स, मैंगो शेक हो गया, चॉकलेट शेक जो हम पीते रहते हैं जाके शेक्स की दुकान पे, वो, या फिर जो आपकी मॉकटेल्स, कॉकटेल्स वगैरह होती हैं जो मिक्स करके बनाई जाती हैं अलग अलग फ्लेवर से, तो इसने कहा कि मैं वो बहुत अच्छी बनाता हूं, उसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो ए, बी और सी तीनों ने सोचा कि यार ये तो बढ़िया रहेगा, चाय वाला भी अपने पास है, स्नैक्स है, जगह है रेस्टोरेंट की, एक अगर कोई शेक अच्छा बनाने वाला, कॉफी अच्छी बनाने वाला मिल गया तो हमारे कस्टमर्स और बढ़ जाएंगे और हमारा नाम और अच्छा चलेगा। तो ये इस डी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो ए बी सी के साथ चल रही थी, इसमें अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, एंटर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उस चीज के लिए सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। अगर नहीं है सारे पार्टनर्स की कंसेंट तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म डज नॉट बिकम लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम्स अ पार्टनर। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी डी का एग्जाम्पल लिया, जो नया नया पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मान लीजिए इन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट खोला था एबीसी पार्टनरशिप फर्म के नाम से, वो इन्होंने खोला था 1 जनवरी 2025 को, और डी इनसे जुड़ना चाहता है या जुड़ा है
1 मार्च 25 को। तो बेसिकली ये जो डेट है 1 मार्च 2025, जब डी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जुड़ रहा है, उससे पहले अगर फर्म की कोई भी लायबिलिटी है या कोई भी काम, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट फर्म ने किए हैं जिसके लिए ए, बी और सी एज अ पार्टनर लायबल रहेंगे, उनकी लायबिलिटी रहेगी, उस चीज के अंदर डी जो कि नया पार्टनर आया है उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। उसकी लायबिलिटी केवल अराइज होगी जब वो पार्टनर बना है, यानी 1 मार्च 2025 से उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या कुछ भी होता है फर्म के ऊपर, तब उसकी लायबिलिटी रहेगी। लेकिन उससे पहले जब वो नहीं था पार्टनर, तो उस केस में उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखिए, द लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बिकमिंग द पार्टनर इन द फर्म एंड ही इज नॉट लायबल टू द पास्ट डेट्स। तो जो मैंने चीज आपको अभी अभी बताई कि इसकी लायबिलिटी कब से अराइज होगी नए पार्टनर की, जब वो फर्म के अंदर पार्टनर बनेगा। और उससे पहले अगर कोई पास्ट डेट्स हैं, कोई कर्ज हैं फर्म के ऊपर, कर्जे ले रखे हैं, लोन है, या फिर और कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर कर रखे हैं, तो उसके लिए डी लायबल नहीं होगा। क्लियर? आगे देखिए, बट न्यू पार्टनर में अग्री विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स to be liable for the debts incurred before the date of his admission into the firm। लेकिन अब इसके अंदर क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डी जो कि नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ है पार्टनरशिप फर्म में 1 मार्च 2025 से, और फर्म आपकी चल रही है 1 जनवरी 2025 से। तो जनरल रूल क्या कहता है कि जब से वो एडमिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, यानी 1 मार्च, उसके बाद से उसकी लायबिलिटी बनेगी, उससे पहले के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसको पहले की लायबिलिटीज के लिए भी अपनी लायबिलिटी बनानी है, या दूसरे पार्टनर्स कहते हैं, तो वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है कि इससे पहले, यानी कि मेरे एडमिशन होने से पहले फर्म में जो भी लायबिलिटी फर्म्स के ऊपर थी या जो भी चीजें थी, मैं मानता हूं कि मैं उसके लिए लायबल होऊंगा। तो इस तरीके का अगर वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कर लेता है बाकी पार्टनर्स के साथ, फर्म के साथ, तो फिर इस केस के अंदर उसके पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस या आने से पहले जो चीजें हैं उसके लिए भी वो लायबल हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रही चीज आप सबको? नेक्स्ट देखिए, दिस लायबिलिटी इज बिटवीन द पार्टनर्स ओनली एंड डज नॉट गिव राइट टू द क्रेडिटर टू स्यू न्यू पार्टनर फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स। अब इस तरीके का जो अग्रीमेंट होगा कि पहले की जो भी डेट्स या चीजें हैं उसके लिए नया पार्टनर लायबल हो सकता है, ऐसे अगर वो एग्रीमेंट में एंटर करता है, तो ये केवल पार्टनर्स के बीच में आपस का ही एग्रीमेंट रहेगा, और इस चीज के लिए या प्रीवियस किसी चीज के लिए जो क्रेडिटर्स होंगे फर्म के, वो नए पार्टनर को सू नहीं कर सकते। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा प्रोविजन है। ये था आपका रिलेटेड टू इनकमिंग पार्टनर्स, जो आपका सेक्शन 31 था, इनकमिंग पार्टनर्स, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स। कोई नया पर्सन अगर फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, बनता है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन था आपका सेक्शन नंबर 31। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में। आउटगोइंग पार्टनर मतलब कोई भी ऐसा पार्टनर जो बेसिकली एग्जिस्टिंग पार्टनर है फर्म का, इस टाइम वो फर्म का पार्टनर है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो फर्म से चला जाता है, छोड़ देता है, निकाल दिया जाता है, और अब वो ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर ऑफ द फर्म या पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, वो इंसान कहलाता है आपका आउटगोइंग पार्टनर। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, ये देखिए, एन आउटगोइंग पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म एंड द बिजनेस इज कंटिन्यूड विद द रिमेनिंग पार्टनर। तो आउटगोइंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? ऐसा पार्टनर जो अब इस फर्म का पार्टनर नहीं है, अब किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं है, ही सीजेस टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म, और अब उसके बिना ही जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस आगे कंडक्ट कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, आपके आउटगोइंग पार्टनर्स जो हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, मतलब फर्म से अलग। इसमें आपका पहला केस आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर चाहे तो वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, अलग हो सकता है पार्टनरशिप फर्म से। ये डील करता है आपका सेक्शन नंबर 32। नेक्स्ट है आपका
एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन या निकाल दिया जाना, रिमूव कर दिया जाना। तो पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को निकाला भी जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये आपका सेक्शन 33 डील करता है एक्सपल्शन से। नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जो आपका सेक्शन 34 डील करता है। इंसॉल्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है दिवालिया निकल जाना या फिर बैंक करप्ट हो जाना। क्लियर? तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से डील करता है आपका सेक्शन नंबर 34। और नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो आपका सेक्शन 35 डील करता है। मतलब कोई एक पार्टनर है फर्म का, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो अब पार्टनर नहीं रहता, ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और जो फर्म चलती है वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा ही चलाई जाती है। अब हम एक एक करके सारे प्रोविजन या डिटेल में डिस्कस करते हैं, विच आर रिलेटेड टू आउटगोइंग पार्टनर्स। क्लियर? समझ आया आपको आउटगोइंग पार्टनर्स क्या क्या तरीके थे इसके? क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला तरीका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो आपका डील करता है सेक्शन नंबर 32। अब पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स और by giving notice in writing to all partners of his intention to retire if the partnership is at will। तो देखिए किन किन कंडीशंस के अंदर पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म से। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, वो रिटायर हो सकता है बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उनकी कंसेंट ऑब्टेन करके, और वो कंसेंट लेने के बाद वो रिटायर हो सकता है। क्लियर? दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर जैसा कि हमने पढ़ा था, आप स्टार्टिंग से जो प्रोविजन पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, उसके अंदर एक लाइन बार बार आ रही है जो बहुत कॉमन है, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स या सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप एक्ट आपका लागू होगा, उसके प्रोविजन लागू होंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड पार्टनर्स ने कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर रखा है, तो वो प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल करेगा, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में उन्होंने कोई अलग स्पेसिफिक बात लिखी है। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इस तरीके की बात नहीं कहेगा जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन है उसकी कॉन्ट्रेरी बात करे। समझ आई चीज आपको? अग्रीमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में या पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी उस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करे, इनके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई बात करे। क्लियर? तो इसी तरीके से या तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट ऑब्टेन करके वो रिटायर हो सकता है आउटगोइंग पार्टनर, या फिर अगर उससे रिलेटेड अग्रीमेंट में कोई बात लिखी है रिटायरमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म का एक अग्रीमेंट बनाया पार्टनर्स ने मिलके, और इन्होंने ये कहा कि आज के 15 साल बाद पार्टनर ए रिटायर हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट एज उन्होंने अपने अग्रीमेंट में रख दी कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है और इसके लिए जो भी पार्टनर 50 साल की उम्र का हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा, ये उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिख दिया। ठीक है? तो फिर उस एक्सप्रेस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या है? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, मतलब दूसरे पार्टनर्स को अपनी रिटायर होने की इंटेंशन बता के इन राइटिंग वो रिटायर हो सकता है पार्टनर जो आउटगोइंग पार्टनर है, लेकिन किस केस के अंदर? ओनली इन द केस इफ द पार्टनरशिप इज एट विल। ध्यान आ रहा है आपको? अपन ने पार्टनरशिप एट विल पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को? पार्टनरशिप एट विल के अंदर क्या था? एक तो होती है फिक्स पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, और पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होती, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए है लेकिन जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे वो चलती रहती है, तो वो बन जाती है पार्टनरशिप एट विल, मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है कब तक चलेगी कब खत्म होगी, इस टाइप की पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, उसका कोई टेन्योर नहीं है, इस केस के अंदर आउटगोइंग पार्टनर किस तरीके से रिटायर हो सकता है? एक नोटिस इन राइटिंग देके अपने बाकी सारे पार्टनर्स को
जिसमें वो अपनी इंटेंशन बताएगा कि मैं इस फर्म से रिटायर होना चाहता हूं, इसको छोड़ना चाहता हूं, इससे निकलना चाहता हूं। कोई भी रीजन हो सकता है, कहीं दूसरी जगह और अच्छी ग्रोथ मिल रही हो, कोई दूसरी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, पर्सनल रीजंस हो, या पार्टनर्स में आपस में उसकी ना बन रही हो, कुछ भी रीजन, तो इस तरीके से वो रिटायर हो सकता है। क्लियर? समझ आई चीज आपको? इसके अंदर क्या 3 कंडीशन पढ़ी अपन ने सेक्शन 32 के अंदर। आगे देखिए, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायर होने के बाद जो भी उसकी फर्म की लायबिलिटी बनती है या कुछ भी बनती है, उसके बाद वो पार्टनर लायबल उसके लिए नहीं रहता। और अगर वो चाहे तो पार्टनर्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है कि पीछे की भी अगर कोई चीज है तो अब उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा, मैं इस फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, इससे मैं रिटायर हो रहा हूं। क्लियर? आगे देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फॉर अ फर्म, he and the partner continue to be liable as partner to the third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given for the retirement। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या बात बोली गई है कि कोई भी पर्सन जिस डेट से रिटायर होता है, जिस दिन से वो रिटायर होता है, तो उसको रिटायर होने के बाद एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर था और अब इस फर्म से मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, मैं रिटायर हो चुका हूं। और जब तक वो ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है तब तक वो उस फर्म का पार्टनर ही माना जाएगा, उसका पार्ट ही माना जाएगा, और जो भी लायबिलिटीज उस दौरान फर्म के ऊपर होती हैं या कोई थर्ड पार्टी के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए वो ऐसे ही लायबल माना जाएगा जैसे अभी भी वो फर्म का पार्ट है। क्लियर? तो देखिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी जो हमारी पार्टनरशिप थी, जो उनका रेस्टोरेंट था, ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2025 को ये पार्टनर रिटायर हो जाता है। कोई भी पार्टनर, जैसे पार्टनर बी है, बी मतलब जो स्नैक्स वगैरह अच्छे बनाता था, है ना, वो पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से। तो रिटायर तो हो गया इस डेट को, वो 1 मार्च 2025 को, लेकिन इसने पब्लिक नोटिस दिया है जाके 15 मार्च 2025 को। क्लियर? तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक तो वो ऑफिशियली पार्टनर है ही फर्म का, तो सारी लायबिलिटी उसकी रहेगी, सारा कुछ उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एज अ पार्टनर रहेगी। लेकिन अब इस डेट को वो रिटायर हो चुका है, लेकिन 15 दिन बाद इसने अपने रिटायरमेंट का नोटिस दिया है, तो टेक्निकली देखा जाए तो यहां पे वो रिटायर तो हो चुका है, मतलब ही इज नो लॉन्गर अ पार्ट और पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जिस दिन वो नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस, उस दिन जाके उसकी जो भी लायबिलिटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टूवर्ड्स द पार्टनरशिप फर्म, टूवर्ड्स द अदर पार्टनर्स एंड टूवर्ड्स एनी थर्ड पार्टी, वो उस पब्लिक नोटिस वाली डेट के दिन से खत्म होगी जाके। तो जो ये वाला टाइम होगा आपका 15 दिन का, 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक, वो ऐसा ही माना जाएगा कि अभी भी वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी वो ऐसे ही कैरी आउट करेगा इन 15 दिनों में भी। क्लियर? समझ आई चीज आपको? आगे देखिए, हु कैन गिव सच नोटिस, ये आपका सबसेक्शन 4 बात करता है इस सेक्शन का। कौन सा नोटिस? पब्लिक नोटिस। किस चीज का पब्लिक नोटिस? रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, उस चीज का पब्लिक नोटिस। तो ये पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है? तो या तो ये नोटिस जो रिटायर्ड पार्टनर है वो दे सकता है, मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है वो खुद दे सकता है पब्लिक नोटिस कि मैं अब इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, पार्ट नहीं हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। और या फिर इस चीज का नोटिस
पार्टनर ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो उसके निकलने के बाद जो फर्म बनी है वो रिमेनिंग पार्टनर भी इस चीज का नोटिस दे सकते हैं। तो देखिए हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी ब्रीफली डिस्कस किया था। तो बेसिकली कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है, चेंज या तो किसी पार्टनर के ऐड होने से अंदर आने से हो सकता है या फिर किसी पार्टनर के बाहर जाने से हो सकता है, तो इन दोनों केस के अंदर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो अगर पहले एबीसी पार्टनरशिप थी रेस्टोरेंट की, अब इसके अंदर डी पर्सन आया तो वो बन जाएगी आपकी एबीसीडी, 4 पार्टनर्स हो गए ना इसके अंदर। और इसी तरीके से अगर पहले एबीसी पार्टनरशिप थी, उसमें से बी पार्टनर चला गया तो अब वो एसी रह जाएगी पार्टनरशिप, राइट। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या पहले पार्टनरशिप फर्म थी उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। क्लियर। तो देखिए यहां पे जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, वो चला जाता है, आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के रह जाते हैं। तो या तो वो रिटायरमेंट का नोटिस वो जाने वाला पार्टनर दे सकता है, रिटायर्ड पार्टनर, या फिर उसका पब्लिक नोटिस जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए वो दे सकते हैं कि अब ये जो पर्सन है ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप फर्म, अब वो हमारा पार्टनर नहीं है। एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जिस पे आप ध्यान दीजिए, provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner। उस केस में इस रिटायर होने वाले पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी जब कोई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म से डील करती है और उसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस फर्म का पार्टनर था या नहीं था। क्लियर, सिंपल सी चीज है। जो चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है वो यहां पे लिखी हुई है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। इवन इफ द पार्टनर हैज रिटायर्ड he continues to be liable for the acts of the firm done after the retirement if public notice of retirement is not given। ठीक है, तो जैसे हमने अभी इस केस में डिस्कस किया था कि वो 1 मार्च को रिटायर हो जाता है लेकिन वो 15 मार्च को अपना पब्लिक नोटिस देता है रिटायरमेंट का, तो जब तक वो नोटिस नहीं देता यानी कि टिल 15th ऑफ मार्च वो लायबल रहेगा फर्म के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड अ डोरमेंट पार्टनर। तो ये अपन अभी आगे आने वाले प्रोविजंस में डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक नोटिस है या तो वो आपको देना पड़ता है एक्सपल्जन के केस के अंदर, जो हम सेक्शन 33 पढ़ेंगे। एक्सपल्जन मतलब कि आपने निष्कासन कर दिया है, रिमूव कर दिया है, बाहर निकाल दिया उस पार्टनर को, और या फिर रिटायरमेंट के केस में जब पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो इन 2 केस के अंदर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनर मर गया है या बैंक करप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया निकल गया उसका, तो उस केस में आपको पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमने प्रोविजो के अंदर पढ़ा ही था। रिटायर्ड पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो लायबल नहीं होता। हमने प्रोविजो में पढ़ा था, ये अभी पढ़ा था ना, ये वाला देखिए, ये वाला प्रोविजो, ये सेम चीज आपका ये वाला पॉइंट बता रहा है। क्लियर, समझ आ रही है आपको इतनी चीज। नेक्स्ट देखिए, आउटगोइंग पार्टनर और कौन हो सकता है, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, यानी अगर कोई भी पार्टनर उसका एक्सपल्जन किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है पार्टनरशिप फर्म से, उसका निष्कासन किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है उसको। ठीक है, तो देखिए, a partner may not be expelled from a firm by any majority of partners। केवल इस वजह से पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता कि जस्ट बिकॉज पार्टनर्स की मेजॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी हमारी जो फर्म चली आ रही है, इसको चलिए एबीसी और डी कर देते हैं। डी मतलब वो जो जूस और शेक बनाने वाला एक नया पार्टनर आया था वो भी आ गया और अभी एबीसीडी करके फर्म बन गई है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए ए को निकालना है फर्म से, तो केवल इस बेसिस पे नहीं निकाला जा सकता कि बाकी पार्टनर्स की मेजॉरिटी हो गई तो मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल्स और ए को निकाल दो। मतलब बी, सी और डी ने यूनिटी बना ली, ए का कर लिया कि ए को निकालते हैं और उन्होंने निकाल दिया। इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते।
अगर किसी पार्टनर को आपको पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल करना है, उसका एक्सपल्जन करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी उसका एक्सपेल्शन वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या कंडीशंस हैं। पहली है पावर टू एक्सपेल एक्सपल्जन मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टनरशिप का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या अग्रीमेंट बनेगा, आपको पता है ना, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था सेक्शन 4 में कि पार्टनरशिप स्टेटस से अराइज नहीं होती, वो हमेशा एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट से अराइज होती है ना। तो जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में, अगर उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली एक क्लॉज डाला है कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में विद रिस्पेक्ट टू आवर पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर को एक्सपेल करने का प्रोविजन है, अगर वो प्रोविजन डाला गया है, तो ही आप पार्टनर का एक्सपल्शन कर सकते हो फ्रॉम द फर्म। लेकिन अगर वो प्रोविजन आपने एक्सप्रेसली नहीं डाला है अपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप के, तो फिर आप एक्सपेल नहीं कर सकते पार्टनर को। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए, हम इसके अंदर ये 3 कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका एक्सपल्शन वैलिड माना जाएगा किसी पार्टनर का। तो पहली हो गई कि उनका एक्सपल्शन का एक क्लॉज या स्पेसिफिक प्रोविजन उनके कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। दूसरा, सिर्फ मेजॉरिटी है इसलिए निकाल देंगे ये नहीं, लेकिन अगर एक्सपल्शन किया जा रहा है तो फिर एक्सपल्शन वैलिड तरीके से हो रहा है तो उसमें मेजॉरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, वैलिड तरीके से एक्सपल्शन किया जा रहा है तो उस केस के अंदर पार्टनर्स की मेजॉरिटी होनी जरूरी है। लेकिन जस्ट बिकॉज पार्टनर्स की मेजॉरिटी है इसलिए वो एक्सपल्शन कर दे रहे हैं किसी का भी अपनी मर्जी से, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ आ रही चीज आपको। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन है एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। जो एक्सपल्शन की पावर आप एक्सरसाइज करोगे वो गुड फेथ के अंदर एक्सरसाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि यही लेते हैं अपन, ए बी और सी, ये अपना चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए बी और सी के बीच में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट कैसा? बी ने बोला कि मेरी एक्सपर्टीज है स्नैक्स बनाने में, मैं बहुत अच्छे स्नैक्स बनाता हूं, खाने पीने का सामान बहुत अच्छा बनाता हूं, इस वजह से कस्टमर आ रहे हैं। बी ने बोला कि ए के पास भी एक्सपर्टीज है कि वो चाय बहुत अच्छी बनाता है, इसलिए उसके पास कस्टमर चाय पीने आते हैं, बहुत लाइन लगी हुई है लंबी। डी के लिए बी ने बोला कि उसके पास भी एक्सपर्टीज है कि वो बहुत अच्छी शेक्स वगैरह और कॉफी वगैरह बनाता है, इसलिए कस्टमर आते हैं। फिर बी ने सी को एक ताना कसा कि हम तीनों के पास तो अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, तेरे पास क्या है? तेरे पास तो केवल तेरी पुरानी मतलब पुश्तों में आई हुई जमीन थी और उसी का तेरे पास पैसा था जो तूने पैसा यहां पे लगा दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि तेरे खुद के पास क्या टैलेंट है या क्या तेरे पास एक्सपर्टीज है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे जरूरी पैसा ही है। पैसा नहीं होता तो उनका रेस्टोरेंट खुलता नहीं, एक साथ आगे पार्टनरशिप ना बनती। लेकिन उसने ऐसा बोला। अब इस बात का सी को गुस्सा आ गया, इस बात पे उसकी ईगो हर्ट हो गई, दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो सी ने ए और डी को अपने घर पे बुलाया एक सीक्रेट मीटिंग के लिए, जिसके बारे में बी को ना पता चल सके। ठीक है, और सी ने ए और डी से बोला कि देखो मेरी जगह है, मैंने पैसा लगा रखा है, और अगर तुम्हें ऐसे ही चलाना है अपना रेस्टोरेंट बढ़िया, तो मेरी बात मानो, अपन को मिलके बी को निकालना है अपनी पार्टनरशिप फर्म से। वो रीजन पूछते हैं क्या है, तो बोले बस उसने मेरी ईगो हर्ट कर दी, अब उसको निकालना है। ठीक है, तो डी और ए जो था उनको भी लगा, ए ने कहा यार मेरी बढ़िया चाय बिक रही है, नहीं तो दोबारा मैं थड़ी पे आ जाऊंगा, पेड़ के नीचे मेरे को थड़ी लगानी पड़ेगी। अभी यहाँ बढ़िया मैं एसी रेस्टोरेंट के अंदर अपनी चाय बेच रहा हूँ, खूब लोग आ रहे हैं, और जो थड़ी पे चाय मैं 10 रुपए की बेचता था यहाँ मैं 60-70 रुपए का कप बेच रहा हूँ, तो मेरे को तो फायदा हो रहा है, मैं काहे को छोड़ के जाऊँ। तो ठीक है, वो मान जाता है बात। डी कहता है यार मेरे को भी आए हुए 3-4 दिन हुए और मेरा वैसे ही काम नहीं चल रहा था, यहाँ आगे कम से कम ये थोड़ा काम वाम चल जाएगा, और अभी मैं निकल जाऊंगा, इसकी बात नहीं मानूंगा तो निकाल देगा मेरे को कि जमीन इसकी है, पैसा इसका है, तो इसकी बात मान लेते हैं। तो इस तरीके से डी
इस तरीके से सी ने जो बात बोली कि बी को निकालना है पार्टनरशिप फर्म से, उसके लिए ए और डी दोनों एग्री कर जाते हैं, ठीक है। और रीजन क्या है, केवल सी के पर्सनल ग्रजेस कि बी की किसी बोली हुई बात से उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसको बुरा लग गया, इसलिए वो उसको निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने मेजॉरिटी करके क्या देखा कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट था उसके अंदर क्लॉज था एक्सपल्शन का, या मेजॉरिटी भी हो गई इन तीनों की, और ये दोनों को एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने बी को अपनी पार्टनरशिप फर्म से एक्सपेल कर दिया, एक्सपल्शन कर दिया। तो क्या ये एक्सपल्शन इनका वैलिड माना जाएगा? ये एक्सपल्शन इनका वैलिड नहीं माना जाएगा। उसका रीजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए, उसके एक्सपेल्शन के लिए ध्यान रखनी है आपको, दैट इज गुड फेथ। कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर का जो एक्सपल्शन हुआ है वो गुड फेथ में किया है या नहीं किया। दिस इज द मेन कंडीशन विच हैज टू बी सेटिस्फाइड। क्लियर? अब देखिए, किसी भी एक्सपल्शन की चीज के अंदर, किसी भी एक्सपल्शन के प्रोसेस के अंदर जो पार्टनर को आपने निकाला है पार्टनरशिप फर्म के में से, अब उसमें गुड फेथ था या नहीं था, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो क्या फैक्टर्स हैं जो गुड फेथ डिसाइड करेंगे? तो इसमें आप देखिए, सबसे पहली चीज, गुड फेथ था या नहीं था कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज कि जो एक्सपल्शन आपने किया दैट इज फॉर बेनिफिट या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फर्म, एंड नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। क्लियर? पहली चीज क्या देखोगे, गुड फेथ था या नहीं था, कि आपने जो एक्सपल्शन किया है वो फर्म के बेनिफिट या एडवांटेज में था या नहीं था, या सिर्फ उसके अंदर कोई पर्सनल रीजन ही इन्वॉल्व थे। सबसे मेन कंडीशन है ये। दूसरा, कि जिस पार्टनर को आप एक्सपेल कर रहे हो, उसका एक्सपल्शन कर रहे हो, आपने उसको सीधा ही आके नहीं बोल दिया कि वो सुबह सुबह घर से बढ़िया नहा धो के सूट बूट पहन के तैयार होके आया अपनी रेस्टोरेंट में या फर्म में जिसमें भी, और आते ही उसको बोल दिया भाई कल से मत आना। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको उसको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा। आपको एक नोटिस उसको सर्व करना पड़ेगा कि तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है, एक्सपल्शन किया जा रहा है तुम्हारा फर्म से, और इन इन रीजंस की वजह से तुम्हारा एक्सपल्शन किया जा रहा है। और तीसरी चीज, नोटिस में आपने ये तो बोल दिया कि एक्सपल्शन किया जा रहा है और इन कारणों की वजह से किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा ज्यादा कोई योगदान नहीं है फर्म के अंदर, तुम्हारी वजह से फर्म को घाटा लग रहा है, तुम्हारी वजह से फर्म ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, तुम्हारा कुछ इसमें ना कंट्रीब्यूशन है और लॉस हो रहा है, तुम्हारे होने से पार्टनरशिप फर्म के अंदर नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, तो इस वजह से तुम्हें निकाला जाता है। तो ये वैलिड रीजन बनता है क्योंकि दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, फॉर द एडवांटेज ऑफ द फर्म। तीसरा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। जो एक्सपेल हो रहा है पार्टनर, जिसको निकाला जा रहा है, जिसका एक्सपल्जन किया जा रहा है, उसको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, यानी ये आपका एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है जिसको ऑडी अल्ट्रम पार्टम बोलते हैं हम, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको भी सुना जाएगा। क्लियर? तो एक्सपल्जन गुड फेथ में है या नहीं, तो उसके लिए तीनों चीजें कंसीडर करी जाएंगी, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट वाली कि निकाला जा रहा है, जो एक्सपेल किया जा रहा है, दैट इज फॉर द एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ द फर्म। क्लियर? चीज समझ आई आपको? तो देखिए फटाफट हम इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है। पहला, कि आपका एक्सपल्जन का प्रोविजन आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हो उसके अंदर स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया होना चाहिए कि हम अगर चाहें, कभी जरूरत पड़ी
तो किसी पार्टनर का एक्सपल्जन फर्म से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या थी कि जब भी आप एक्सपल्जन करोगे ऑन वैलिड ग्राउंड्स पे जब भी आप एक्सपल्शन करोगे तो वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। क्लियर? और तीसरा जो एक्सपल्शन आप करोगे पार्टनर का फर्म से वो गुड फेथ में होना चाहिए, कोई पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं होना चाहिए। क्लियर? समझ आई चीज आपको? अब देखिए इसका नेक्स्ट सेकंड क्लॉज क्या कहता है। The provision of subsection 2, 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner if he were a retired partner। तो जिस तरीके से हमने सेक्शन अभी 32 पढ़ा था उसमें ये क्लॉजेस पढ़े थे, ये बेसिकली किससे रिलेटेड थे? पब्लिक नोटिस देने से, कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो वो रिटायर होते टाइम पब्लिक नोटिस देगा, और जब तक वो रिटायरमेंट से लेके और पब्लिक नोटिस तक की डेट है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें वो सारी चीजों के लिए उसकी लायबिलिटी रहेगी, कि जैसे वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अभी भी है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना सेक्शन 32 में। तो जिस तरह वो रिटायरिंग पार्टनर के लिए अप्लाई हो रही थी उसी तरह सारी की सारी चीजें एक्सपेल होने वाले पार्टनर के लिए भी लागू होंगी। मतलब आपने जिस डेट पे उसको एक्सपेल कर दिया है, निकाल दिया है, आपको उसके बाद पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि इस पार्टनर को हमने निकाल दिया, और जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपल्जन टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस वो पार्टनर फर्म की सारी चीजों के लिए लायबल वगैरह रहेगा, उसकी लायबिलिटी रहेगी। क्लियर? समझ आई चीज आपको? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो इंसॉल्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि आप बैंक करप्ट हो चुके हो, आपका दिवालिया निकल चुका है, आपके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी असेट कुछ नहीं बचा, आप कर्जे में ऐसे डूब चुके हो कि आपके पास उसको चुकाने का भी पैसा नहीं है। बिल्कुल आप सब समझते हो, काफी सारे बड़े बड़े फेमस नाम हैं जो बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंट होते हैं, न्यूज में भी काफी नाम चलता है उनका, है ना। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ये आपका सेक्शन 34 डील करता है। तो देखिए, where a partner in a firm is adjudicated and insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether the firm is dissolved or not। तो जिस दिन एडजुडिकेशन आता है, मतलब ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कोई भी पार्टनर जो फर्म का है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो दिवालिया निकल चुका है, उस दिन से वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि सेक्शन 34 के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट क्या होंगे इंसॉल्वेंसी के। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने, यही आपका सेक्शन 34 है, इसका जो क्लॉज है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या क्या होते हैं। देखिए इसके अंदर पहला, द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। मतलब जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा, एडजुडिकेट हो जाएगा, वो ही कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर, मतलब ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट देखिए, he will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made।
तो जिस दिन से उसका एडजुडिकेशन हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, उस दिन से ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। उस डेट से। समझ आ रही चीज आपको? नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। The estate of insolvent partner is not liable for acts of the firm done जो भी एस्टेट है इस पार्टनर की जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, वो लायबल नहीं होगी फर्म के किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर द डिक्लेरेशन एज इंसॉल्वेंट। जब ऑर्डर आया एडजुडिकेशन का कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये डिक्लेरेशन हो चुकी है, इस चीज का ऑर्डर आ चुका है, उस डेट के बाद से उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की एस्टेट लायबल नहीं होगी फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। Estate of insolvent partner is not liable for the acts of the firm done after the date of adjudication. और इसी तरीके से फर्म भी लायबल नहीं होगी The firm shall not be liable for the acts of that insolvent partner। कब से? जब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ चुका है, उस डेट से। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ चुका है, किस चीज का एडजुडिकेशन? कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है ना? उस डेट के बाद से फर्म भी उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। क्लियर? समझ आई ये चीजें आपको? ऑर्डिनरी केस में क्या होता है? ऑर्डिनरी केस में अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, एडजुडिकेशन हो जाता है उसका इंसॉल्वेंट, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है या डिसॉल्व करने का ऑप्शन आता है दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स के पास। ठीक है? लेकिन अगर दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म चाहें तो वो इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि ऑल्दो एक पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स वो कंटिन्यू करेंगे फर्म को। समझ आ रही चीज आपको? ऑर्डिनरली जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस टाइम ऑप्शन आता है
रिमेनिंग पार्टनर्स के पास जो फर्म के हैं कि या तो फर्म डिसॉल्व हो जाए, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये चूज कर सकते हैं कि हम जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? समझ आई आपको ये चीज? आगे देखिए, नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो बेसिकली जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसकी अगर डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो क्या उसके बाद लाइबिलिटी रहेगी? तो देखिए, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, द एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर इज डेथ। तो जैसा अभी अभी हम इंसॉल्वेंट के अंदर पढ़ के आए हैं, उसी तरीके का है कि अनटिल एंड अनलेस इसके कॉन्ट्रेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर की जो भी एस्टेट है वो लायबल नहीं होगी फर्म के किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, मतलब वो मरा और सारी लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पब्लिक नोटिस देना भी जरूरी होता है ओनली इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एंड इन द केस ऑफ एक्सपल्शन। लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो पब्लिक नोटिस देना भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो या तो डेथ होने के बाद पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, या फिर पार्टनर चूज कर सकते हैं कि वो आगे उसको रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और अगर रखते हैं वो कंटिन्यू, तो उस केस के अंदर जो मरा हुआ पार्टनर है उसकी जो भी एस्टेट है या जो भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह वो है, वो लायबल नहीं रहेगी फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। क्लियर? और ये चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। किस किस केस में रिक्वायर होता है ये? एक तो आपके रिटायरमेंट में, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, या फिर एक्सपल्शन। क्लियर? आई होप आपको समझ आई ये चीज। नेक्स्ट देखिए, अब आपका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 36 और 37। तो 36 और 37 बेसिकली बात करते हैं राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो फर्म से जा रहा है, फर्म छोड़ रहा है, फर्म से निकाला जा रहा है। कौन कौन से पढ़े थे हमने आउटगोइंग पार्टनर्स के अंदर? सबसे पहला जो रिटायरमेंट ले रहा है या रिटायर होकर फर्म को छोड़ रहा है, या फिर जो एक्सपेल किया जा रहा है, जिसका एक्सपल्जन हो रहा है और वो फर्म से बाहर जा रहा है, या जो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो रहा है और इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट होने की वजह से वो अब ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ही सीजेस टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और चौथा हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसा पार्टनर जो इन चार तरीके से फर्म को छोड़ता है, फर्म से जाता है, वो कहलाता है आपका आउटगोइंग पार्टनर। और उस आउटगोइंग पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन नंबर 36 एंड 37 के अंदर। तो देखिए, सेक्शन 36 बेसिकली बताता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, कि वो एक कंपीटिंग बिजनेस फर्म से बाहर जाने के बाद कैरी आउट कर सकता है। ये आपका सेक्शन 36 बताता है। और फिर सेक्शन नंबर 37 बात करता है आपका टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, जो भी उसके फर्म से बाहर जाने के बाद, उसके आउटगोइंग होने के बाद जो भी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स होते हैं उसमें उसका क्या शेयर बनेगा, क्या रहेगा, ये भी उसका राइट है। तो ये हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 36 एंड 37। तो देखिए, पहले हम सेक्शन 36 को डिस्कस करते हैं।
राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। तो बेसिकली कंपीटिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है कि जो बिजनेस आपकी फर्म में आप कर रहे थे, आपकी फर्म चला रही थी, उसी तरीके का बिजनेस आप बाहर जाके फर्म से अलग होके पार्टनरशिप खत्म करके वैसा ही बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसा हमने अभी इसमें देखा था कि ए बी सी तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। ए चाय अच्छी बनाता था, बी स्नैक्स, सी की जमीन थी। तो अब उसमें एक पार्टनर मान लीजिए अलग हो जाता है, तो वो अलग होकर क्या करता है, वो फिर से एक रेस्टोरेंट ही खोल लेता है और उस रेस्टोरेंट में वही खाने पीने की चीजें, चाय स्नैक्स वगैरह वो ही चलाने लग जाता है। तो वो कहलाता है कंपीटिंग बिजनेस। मतलब सिमिलर और सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो वो फर्म के अंदर कैरी कर रहा था या उसकी फर्म कैरी कर रही थी व्हेन ही वाज द पार्ट या पार्टनर ऑफ द फर्म, और बाहर आने के बाद वो वैसा ही बिजनेस कैरी कर रहा है। क्लियर? तो देखिए, एन आउटगोइंग पार्टनर में carry on business competing with that of the firm and advertise such business। जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, यानी जो फर्म को छोड़ के बाहर आ चुका है, अलग निकल चुका है, वो पार्टनर चाहे तो सिमिलर तरीके का, सेम तरीके का एक कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है और उस चीज को एडवर्टाइज भी कर सकता है, उस बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। या तो कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट हो उनके बीच में, मतलब कि जब वो पार्टनर्स हो तो उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि कल को अगर हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी, फर्म खत्म होगी, या फिर कोई पार्टनर निकल के बाहर जाएगा, तो जो हमारी फर्म का सेम बिजनेस था उस तरीके का बिजनेस आप कैरी नहीं करोगे। ऐसा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो बाइंडिंग रहेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस कंपीटिंग विद द फर्म, और वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है आप सबको? लेकिन इन केसेस में भी वो क्या क्या चीज नहीं कर सकता। ही मे नॉट यूज द नेम ऑफ द फर्म। अगर वो अपना कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है तो वो फर्म का नेम यूज नहीं करेगा, ठीक है। जो उसकी पार्टनरशिप फर्म थी जिससे वो अलग हुआ है, वो आउटगोइंग पार्टनर बना है, उस फर्म का वो नाम यूज नहीं करेगा। दूसरा, he will not represent himself as carrying on the business of the firm। वो लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि वो उसी फर्म का बिजनेस कैरी कर रहा है, मतलब वो अभी भी पार्टनर है फर्म का और उसी फर्म का बिजनेस वो कैरी आउट अभी भी कर रहा है, ऐसा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज solicit the custom of person who were dealing with the firm before the cease to be a partner। solicit मतलब किसी भी पर्सन से कुछ ऐसे बोलना, ऐसे बात करना कि आप उनसे कुछ ऑब्टेन करना चाहते हो, मतलब ट्राइंग टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम एनी पर्सन। यहां पे शेल है, ओके एक सेकेंड, यहां पे थोड़ी सी तो देखिए, पहला क्या है कि वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा। दूसरा है कि वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा जैसे कि वो अभी भी फर्म का पार्ट है या फर्म का पार्टनर है, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज से, बिहेवियर से, कंडक्ट से, किसी भी चीज से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अभी भी फर्म का पार्ट है और फर्म का ही काम वो कर रहा है। तीसरा, सोलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन ओवर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। मतलब जब तक वो पार्टनर था उस फर्म का, तो जो लोग उस फर्म के साथ डील कर रहे थे, अब ये वहां जाके उनको किसी तरीके से, एक तरीके से लुभाएगा नहीं या उनको ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा कि अट्रैक्ट कर रहा है। कई बार होता है ना कि हम किसी ऑफिस में होते हैं या कोई दूसरी जगह होते हैं, वहां हमारे जस्ट फॉर बीइंग इन दैट ऑफिस हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, है ना। और फिर हम जब उस ऑफिस को छोड़ के जाते हैं तो हम उन कॉन्टैक्ट्स का यूज करते हैं और उनको अपनी तरफ
खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर होगा जो फर्म छोड़ देगा, वो इस टाइप की चीज ट्राई नहीं करेगा। क्लियर, ये तीनों चीजें आपको समझ आई। बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब इनमें से कोई भी चीज वो कर सकता है अगर स्पेसिफिकली पार्टनर्स या फर्म के साथ उसने इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो। मतलब अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से हो कि कोई भी हमारा पार्टनर बाहर जाएगा, छोड़ के जाएगा, तो वो चाहे तो हमारी फर्म का नाम यूज कर सकता है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो कर सकता है ना। या इनमें से कोई भी कंडीशन है अगर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, हमने ऑलमोस्ट हर प्रोविजन में पढ़ा है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, है ना। अब देखिए अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये हमने पहले जब क्लास डिस्कस करी थी, पहली या दूसरी क्लास हमारी थी, तब भी डिटेल में डिस्कस किया था। दोबारा आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब कोई भी ऐसा अग्रीमेंट कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का काम करोगे या नहीं करोगे, इस टाइप का जो अग्रीमेंट होता है नहीं करने वाला, वो आपका रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है कि आप पर्टिकुलर टाइप का ट्रेड नहीं करोगे, है ना। और आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड या ऑक्यूपेशन, कि जो इंसान चाहे अपने हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान से इस तरीके का अग्रीमेंट नहीं करा सकते, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा अगर आप उसको बोलते हो कि तुम एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस या पर्टिकुलर टाइप का ट्रेड काम कैरी आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स, ये आपका बोलता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या चीज बोली गई है, हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर इस टाइप का कोई अग्रीमेंट होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म या दूसरे पार्टनर्स आपको ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस आप कैरी नहीं करोगे, ऐसा कोई अग्रीमेंट कराते हैं, तो वो अग्रीमेंट आपका सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से वॉइड नहीं होगा, वो आपका अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। मतलब पार्टनरशिप के अंदर एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया जा सकता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी वो अग्रीमेंट हो, सच अग्रीमेंट शेल बी वैलिड इफ द रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड आर रीजनेबल। वो जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया जा रहा है वो तभी आपका वैलिड माना जाएगा जब उसकी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशन रीजनेबल हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी नहीं हो जो रीजनेबल नहीं है, इलॉजिकल है या बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर द सब्सीक्वेंट प्रॉफिट। तो जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से अब जा चुका है, छोड़ चुका है, मर चुका है, निकाला जा चुका है, जो भी रीजन हो, अब वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, ही हैज सीज्ड टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, और अब वो एक आउटगोइंग पार्टनर है। और अब उसका क्या राइट बनेगा, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, वेयर एनी मेंबर ऑफ द फर्म डाइड और अदरवाइज सीजेस टू बी अ पार्टनर, कि कोई भी फर्म का मेंबर यानी कोई भी पार्टनर अगर मर जाता है या सीजेस टू बी अ पार्टनर, हमने रीजन पढ़े थे 3-4 जो थे, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन एटसेट्रा, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them and the outgoing partner or his estate, then in the absence of contract to the contrary, the outgoing partner or estate is entitled at the option of himself or representative to। तो बेसिकली इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, है ना, रेस्टोरेंट उन्होंने शुरू करा था पार्टनरशिप फर्म में। हमने एग्जाम्पल में ऐसे पढ़ा था कि सारा का सारा पैसा सी लेके आता है, बी और ए कुछ लेके नहीं आते। लेकिन मान लीजिए कि अगर 3 लाख रुपए कैपिटल लगी है, 3 लाख रुपए अगर कैपिटल लगी है आपकी पार्टनरशिप में वो रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो मान लीजिए उसमें ए ने भी 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, बी ने भी 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया और सी ने भी 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो अब आपका जो ए पार्टनर है, मान लीजिए वो मर गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। अब उसके जाने के बाद भी वो जो 1 लाख की उसकी कैपिटल लगी हुई है फर्म के अंदर, वो यूज तो हो ही रही है फर्म के बिजनेस में, या कोई सामान उसका था जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो यूज हो रही है फर्म के अंदर, है ना, एज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म।
तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो आउटगोइंग पार्टनर खुद अगर वो जिंदा है तो, या अगर वो मर गया है तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं उनके पास इस केस के अंदर दो ऑप्शन रहेंगे। क्या क्या ऑप्शन रहेंगे कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीजेस टू बी अ पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब जिस डेट से वो पार्टनर ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द फर्म यानी पार्टनर ऑफ द फर्म, तो उसके बाद से उसके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग या उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें वो शेयर ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना। या फिर और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, या तो ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जितनी प्रॉपर्टी उसका शेयर है फर्म की प्रॉपर्टी में, जैसे हमने यहां डिस्कस किया कि 3 लाख मान लीजिए टोटल कैपिटल था उस रेस्टोरेंट का, जिसमें से 1-1 लाख तीनों ने लगाया, तो 1 लाख का शेयर था हर पार्टनर का, है ना। तो उसके अंदर वो जितना उसका शेयर है प्रॉपर्टी में फर्म की, वो इंटरेस्ट ले सकता है उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर। अब इसका प्रोविजो है, इसका प्रोविजो क्या बात करता है मैं आपको समझा देता हूं डायरेक्टली, इसमें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसका प्रोविजो ये बात बोलता है कि मान लीजिए अब जैसे हमने ए बी और सी का एग्जांपल लिया था, ए बी और सी, तो इसके अंदर तीनों का 1-1 लाख कैपिटल था, है ना। अब ए मान लीजिए रिटायर हो गया, मर गया, एक्सपल्शन कर दिया, बी और सी ये 2 लोग रह गए, ठीक है। तो अब जो ए की प्रॉपर्टी लगी हुई उस फर्म के अंदर, जो ए की प्रॉपर्टी या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी उस फर्म के अंदर लगा हुआ है, अगर उस प्रॉपर्टी को बी या सी में से कोई खरीद लेता है ना, तो खरीदने के बाद फिर वो उस प्रॉफिट के लिए एंटाइटल नहीं रह जाएगा, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, क्योंकि एक बार में पैसा देके उसने सेटल कर दिया, सारा जितना पैसा उसका बनता था शेयर इन द फर्म उसको दे दिया और वो चीज अपने नाम करके खरीद ली। तो अब उससे जो भी जनरेट होने वाला प्रॉफिट या इंटरेस्ट होगा, अब आगे वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसने एक बार में सेटलमेंट कर दिया। क्लियर, समझ आई आपको। आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, विच डील्स विथ सेक्शन 38 डील्स विथ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। तो देखिए, अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म is in the absence of agreement to the contrary revoked as to future transaction from the date of any change in the constitution of the firm। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसका। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनकी ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप फर्म किसी एक्स नाम के बंदे को क्रेडिट पे सामान दे रही है, क्रेडिट पे गुड्स दे रही है, ठीक है। ये एबीसी पार्टनरशिप फर्म इस एक्स नाम के बंदे को क्रेडिट पे गुड्स दे रही है, कुछ सामान दे रही है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये सामान हम 3 महीने तक देंगे, इसको क्रेडिट पे जो गुड्स देंगे हम इसको 3 महीने तक देंगे, ठीक है। और इन्होंने देना स्टार्ट किया मान लीजिए 1 जनवरी 25 से, तो ये कब तक देंगे, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल तक, ठीक है। क्लियर, 3 महीने 1 अप्रैल तक ही होते हैं ना, ठीक है। अब ये एक्स जो पर्सन है, इसकी एक पर्सन गारंटी लेता है। कौन गारंटी लेता है, एक एम नाम का पर्सन है। वो एम नाम का पर्सन ये कहता है कि आप इसको क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हो, लेकिन अगर इसने बाद में पैसा नहीं चुकाया या कुछ गड़बड़ करी तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि मैं आपको पे करूंगा, मतलब फर्म को मैं पे करूंगा, ठीक है। क्लियर, तो ये आपका प्रोविजन कहता है कि इस तरीके की जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये रिवोक्ड हो जाएगी फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब मान लीजिए ये एबीसी फर्म, तीनों पार्टनर इसके अंदर है, 3 महीने के लिए इसको क्रेडिट पे दे रहे हैं, इसने इसकी कंटिन्यूइंग गारंटी ली है कि अगर उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा इसको फर्म को, है ना। अब मान लीजिए 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च,
अब 1 मार्च को क्या होता है, 1 मार्च को इनमें से एक जो पार्टनर है ये आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है, मतलब या तो ये एक्सपेल कर दिया जाता है या फिर ये मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है। अपन ये मानते हैं कि ये मर जाता है, ठीक है। तो 1 मार्च से अब ये 2 पार्टनर रह गए, ठीक है। तो अब इसमें यह बताया गया है कि अब जो रिमेनिंग 1 महीना बाकी है इन 3 महीनों में से, 3 महीनों में से अब जो 1 महीना बाकी है, और क्योंकि 1 मार्च 2025 यानी 2 महीने बाद इस फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि ए मर गया, अब केवल बी और सी रह गए, तो इस केस में जो एम की कंटिन्यूइंग गारंटी थी फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, मतलब अभी जो 1 महीना और बाकी बचा है फ्यूचर का, इसमें जो इसकी गारंटी थी वो रिवोक हो जाएगी। क्लियर, समझ आई चीज आपको? आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये पॉइंट टेक्निकल है, बाकी आई विश आपके लिए ये वाला सेशन अच्छा रहा हो, यूजफुल रहा हो, और इसी तरीके से हम आपके लिए दूसरे लेक्चर्स भी लाते रहेंगे, दूसरे एक्ट के भी। अभी तो पार्टनरशिप एक्ट के अपने कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, वो अपन कंप्लीट करेंगे, और आप लोग इसी तरह इससे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच।